नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। और अब तो आपकी दूसरे सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। आज हम यहाँ पर हिंदी कक्षा 6 की इकाई 2 अनूठे इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज हम जिस मुसीबत का सामना कर रहे हैं उससे बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें से पहली है कि हमें सही तरीके से मास्क पहनना चाहिए। दूसरी बात है कि बार बार हाथों को धोकर स्वच्छ रखना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे और इस मुसीबत से अपने आप को जरूर बचाए रखेंगे। आज हम जिस इकाई का पठन यहाँ पर से करने वाले हैं उसका शीर्षक आपको पता चल गया होगा, अनूठे इंसान। और इस इकाई में हमें 2 प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो प्रसंग है वह फ्रांस के महान नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन से जुड़ा हुआ है और उसने बचपन में ही सत्य और प्रामाणिकता किस प्रकार से प्रदर्शित की थी उसके बारे में हम इस प्रसंग से जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरा जो प्रसंग है वह आपके जैसी ही एक छोटी लड़की से जुड़ा हुआ है, जिससे हमें उसका जो देश प्रेम है वह देखने को मिलता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं इस इकाई से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस इकाई का वीडियो देखा और हर एक संवाद को देखने का प्रयत्न भी किया और नेपोलियन कैसा दिखता था उसका चित्र भी आपने यहाँ इस वीडियो के जरिए देख लिया है। तो मैं मानता हूँ कि इस इकाई की पूरी जो कथा वस्तु यानी कि दोनों प्रसंगों की जो कथा वस्तु है उसे आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। किताब में भी इस इकाई को हमें पढ़ना है। तो आइए अब किताब के जरिए हम पूरी इस इकाई का पठन करने वाले हैं। तो कृपया अपनी किताब खोलिए और मैं यहाँ से
इकाई का पठन करने वाला हूँ, तो आपको भी मेरे साथ हर एक वाक्य को देखते जाना है और उसमें जो नए शब्द है उसको हम यहाँ पर जानने का प्रयत्न भी करेंगे। तो इकाई का पठन करते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। यहाँ पर हमें हर एक वाक्य को पढ़ना है और समझना भी, कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको और आपने वीडियो भी देख लिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट की बात है, जो फ्रांस का शासक था। उसको डर नहीं था कि मेरी माँ मुझे डांटेगी या क्या होगा, लेकिन उसकी जो सत्यप्रियता है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो बचपन से ही वह कैसा था? सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ होता है हमेशा सच बोलने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें नेपोलियन से यह भी सीखना है। अब आपको सोचना है कि आप कब सच बोलते हैं या कब झूठ बोलते हैं, और हमें सच क्यों बोलना चाहिए, इस प्रश्न से हमें पता भी चल जाएगा, और झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो यह हमें इस इकाई से सीखना है। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आप भी कई सारे खेल खेलते होंगे और आप भी आंख मिचौनी का खेल खेलते होंगे। और आंख मिचौनी का अर्थ होता है लुका छिपी का खेल। हम गुजराती में उसे भिन्न नाम से पहचानते होंगे, लेकिन आप भी अपने साथियों के साथ, भाई बहन के साथ जरूर ये खेल खेलते होंगे। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। लुका छिपी का जो खेल होता है उसमें एक या दो तीन जो भी व्यक्ति है वह छिप जाते हैं और एक व्यक्ति हर एक को ढूंढता है। तो ये दो भाई बहन इस प्रकार का खेल यहाँ पर खेल रहे थे और नेपोलियन इसके लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर किस लिए दौड़ रहा था? ढूंढने के लिए। ढूंढना यानी कि खोजना, कि भाई इलाइजा कहाँ पर छिपी हुई है। नेपोलियन को पता नहीं था, जब उसने आंखें बंद की तब इलाइजा कहीं पर छिप गई थी। तब उसे ढूंढने के लिए नेपोलियन इधर उधर भाग रहा था। ढूंढना यानी कि खोजना। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। वह तो अपनी बहन को ही खोजे जा रहा था और इसी भाग दौड़ में वह एक और लड़की से टकरा गया। और टकराने पर क्या हुआ? लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन जिस लड़की से टकराया उसके पास एक टोकरी थी और उस टोकरी में वह क्या बेचने जा रही थी? अमरूद बेचने जा रही थी। अमरूद का अर्थ होगा जामफल, है ना? गुजराती में जिसे हम क्या कहते हैं? जामफल कहते हैं। तो आपको भी ये फल पसंद होगा और आप भी इसे जरूर खाते होंगे। फिर क्या हुआ होगा? हाँ, फिर ऐसा हुआ कि नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। टोकरी का मतलब तो आपको पता है ना? हाँ, टोकरी में उसने अमरूद के फल भरे थे और इस प्रकार बेचने के लिए जा रही थी। और नेपोलियन के टकराने से उसके सारे फल नीचे गिर गए और जैसे ही फल गिर गए तो कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और नीचे कीचड़ था। कीचड़ का अर्थ अब आपको पता चल गया है। और अमरूद कहाँ गिरे? कीचड़ में गिरे और कीचड़ में गिरने से सारे अमरूद खराब हो गए। और इस स्थिति को देखकर वह रोती हुई कहने लगी। लड़की तुरंत रोने लगी और कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरी माँ मुझे पूछेंगी कि भाई तुमने अमरूद बेचे या लाई या क्या किया, तो मैं मेरी माँ को अब क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी। देखिए, इलाइजा कौन थी? इलाइजा नेपोलियन की बहन थी जो नेपोलियन के साथ आंख मिचौने के खेल खेल रही थी। उसने तुरंत अपने भैया से कहा, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। देखिए कि भाई आप इस लड़की से टकरा गए हैं, उसके सारे अमरूद खराब हो गए, तो बचने का एक ही रास्ता है कि हम यहाँ से क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और उसने तुरंत अपने भैया को बता दिया, चलो भैया यहाँ से भाग चले। लेकिन नेपोलियन ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। देखिए, नेपोलियन वहाँ से नहीं भागा और उसने अपनी छोटी बहन को भी समझाया कि भाई मेरे कारण, यानी कि मैं अगर नहीं टकराता तो इसके सारे अमरूद खराब नहीं होते और मेरे कारण ही इसकी हानि। और हानि का अर्थ होगा, हाँ, हानि का अर्थ होता है नुकसान, यानी कि मेरे कारण ही इसके सारे अमरूद
खराब हो गए हैं, इस लड़की का नुकसान हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से नहीं भागना चाहिए। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास यह 3 सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो। देखिए, नेपोलियन को अमरूद की कीमत पता नहीं थी और उसकी जेब में 3 सिक्के भी थे। तुरंत उसने उस लड़की को अपनी जेब से 3 सिक्के निकाले और उसे देकर कहा कि मेरे पास सिर्फ इतने ही रुपए हैं, यानी कि 3 ही सिक्के हैं, तुम इसे ले लो। तब लड़की क्या कहती है, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। तो लड़की ने तुरंत उत्तर दिया कि 3 सिक्कों से अमरूद आने वाले नहीं, यानी कि इन अमरूदों की कीमत ये 3 सिक्के नहीं है। जब मेरी माँ को मैं 3 सिक्के दूंगी तो वह तो मुझे बहुत पीटेगी, मारेगी। तब नेपोलियन कहता है, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन ने क्या कहा, ठीक है, 3 सिक्कों से तुम्हारा काम नहीं होगा, यानी कि अमरूद की पूरी जो कीमत तुम्हें मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं मेरी माँ से तुम्हें और भी सिक्के या और भी पैसे दिलवा दूंगा। देखिए, उसे पता नहीं था कि उसकी माँ भी उसे क्या कहेगी, आगे क्या होता है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इलाइजा घबरा गई थी, डर रही थी कि एक तो आपने इसके सारे अमरूद खराब कर दिए, अब ऊपर से आप उसे अपने साथ घर ले जा रहे हैं, तो माँ आप पर गुस्सा होगी, है ना। आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा। तो हम यहाँ से बचने का प्रयत्न करते हैं, भाग जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमें इस इकाई में सीखना है कि हमें सच्चाई का सामना हमेशा करना चाहिए। तो उसने कहा कि इसे घर मत ले जाओ वरना माँ नाराज हो जाएगी। लेकिन नेपोलियन कहता है, नेपोलियन नहीं माना, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, मैं इस लड़की को अपने साथ घर ले जाऊंगा और माँ से और भी रुपए और भी पैसे इस लड़की को दिलवाऊंगा ताकि अमरूद की सही कीमत उसे मिल जाए। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। देखिए, उसने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे जेब खर्च के लिए, यानी कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए हर रोज़ जो पैसे या रुपये देती है उसमें से आप इस लड़की को पैसे दे दीजिए। मुझे अन्य पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरा जेब खर्च, यानी कि मुझे जो भी पैसे हर रोज़ देती है वो मत देना, लेकिन अभी इस लड़की को पैसे दे दीजिए। और माँ ने क्या कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप। माँ को गुस्सा भी आया और खुश भी हुई। खुश इसलिए हुई कि नेपोलियन सच बोला था, बिना डरे उसने सच्ची बात अपनी माँ को बताई थी। और साथ ही साथ पैसे कहाँ से देने के लिए कहा कि मुझे जो आप हर महीने खर्चे के लिए पैसे देती है उसमें से ही आप इस लड़की को पैसे दे दीजिए। और माँ ने भी शर्त रखी कि मैं पैसे तो दे दूंगी, लेकिन अब 1 महीने तक मैं जेब खर्च के लिए तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी। नेपोलियन भी तुरंत खुश हो गया, मान गया। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। वह खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, माँ नाराज नहीं हुई और उसने इस लड़की को पैसे भी दे दिए। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। देखिए, नेपोलियन ने 3 छोटे छोटे सिक्के दिए थे, यानी कि सिक्के छोटे थे, उसकी कीमत कम थी। और माँ ने जो बड़े सिक्के दिए 2 ही दिए, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा थी। तो हमें यहाँ पर इस बात को भी समझना है। वह खुशी खुशी घर लौट गई और 2 बड़े सिक्के पाकर लड़की खुश हो गई। क्यों? क्योंकि उससे अमरूद की जो कीमत थी वह मिल गई थी और खुश होकर अपने घर वापस चली गई, वापस घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। देखिए, सजा कौन सी मिली? हाँ, कि अब उसे 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ सत्य के पथ पर चला
तो उसे सजा भुगतने में आनंद इसलिए आया कि उसके कारण उस लड़की के जो अमरूद खराब हो गए थे, यानी कि कीचड़ में गिर गए थे, उसका सही मूल्य, सही कीमत वह उस लड़की को दे पाए, यानी कि उसके कारण उस लड़की का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर एक शब्द है सत्य का पथ, यानी कि पथ यानी कि रास्ता। हमें इस शब्द को भी ध्यान में रखना है और समझना है, और हमें भी यह प्रण, यह संकल्प लेना है कि अब हम भी नेपोलियन के जैसे ही सत्य के पथ पर चलेंगे। यानी कि आपसे भी कभी कभार ऐसी छोटी बड़ी गलती हो सकती है, और गलती होने पर आप अब और मैं, हम सब खुद सत्य के पथ पर चलने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि जो भी बात है वह हमें सच्ची बात ही सामने वाले को बतानी चाहिए। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। आज हम नेपोलियन को इसलिए याद कर रहे हैं कि उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वह बचपन से ही, जब आपके जैसा छोटा सा, तब से सच्चाई के पथ पर चल रहा था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। देखिए यहाँ पर दृढ़ दो जगह पर एक ही शब्द है, यानी कि मजबूत। वह मजबूत मनोबल का व्यक्ति था कि वह सोचता था कि भाई यह काम हो सकता है तो हो ही सकता है। यानी कि हमें भी उस पात्र से यह सीखना है कि हम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सच्चाई का पथ पसंद करना चाहिए और हमारा जो मनोबल है वह मजबूत होना चाहिए। यानी कि हमें खुद पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम ज़रूर कर सकता हूँ और ये काम तो मुझसे अवश्य होगा, और ऐसा एक भी काम नहीं है जो हम नहीं कर पाते। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का ये किस्सा देखा, और आपको भी इस किस्से में बहुत मज़ा आया होगा, और अब आप खुद भी नेपोलियन के जैसे ही हमेशा सच बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। आइए अब इसी इकाई में दूसरा जो प्रसंग है वह है सच्चे दान से जुड़ा हुआ, और उसका शीर्षक भी है सच्चा दान। तो इस इकाई का वीडियो देख लेते हैं, तो देखिए वीडियो। सच्चा दान। मालाबार केरल की बात है। वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। ये देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी आपने गांधी जी और कौमुदी के संवाद से कौमुदी का देश प्रेम कैसा है
या जाना है। और अब हम इसी प्रसंग का यहाँ पर पठन करने वाले हैं और उसमें जो नए शब्द हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो फिर से एक बार मेरे साथ आपको इस इकाई को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं सच्चा दान का पठन। मालबार की बात है, और ये मालबार कहाँ पर है? केरल में, यानी कि दक्षिण भारत का ये किस्सा है। और वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। उस गांव में एक सभा का आयोजन हुआ था, और सभा किस लिए थी ये हम आगे जानने वाले हैं। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। देखिए, यहाँ पर सभा का संचालन गांधी जी कर रहे थे और उन्होंने इस सभा में अपने भाषण में वहाँ जो भी बहनें उपस्थित थी उनसे जेवरों की भीख मांगी। अब उपस्थित का मतलब तो हमें पता है कि सभा में जो भी स्त्रियां, जो भी बहनें उपस्थित थी, यानी कि वहाँ पर जो हाजिर स्त्रियां थी। और क्या मांगा? जेवर मांगे, यानी कि जेवरों का अर्थ होता है आभूषण। स्त्रियां आभूषण पहनती है, तो ये आभूषण गांधी जी ने मांगे। क्यों मांगे? अब आपको ये भी सोचना चाहिए। तो हमें पता है कि गांधी जी हमें अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त करना चाहते थे, और इसलिए खर्चे के लिए उनको धन की आवश्यकता थी, और वह धन इस प्रकार से पूरे देश से इकट्ठा कर रहे थे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, और जब गांधी जी ने बहनों से आह्वान किया कि आप मुझे जेवरों की भेंट कीजिए, तब बहुत सी वस्तुएं गांधी जी को भेंट में मिलने लगी, यानी कि कई सारी स्त्रियां अपने आभूषण उतार के वहां पर देने लगी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। देखिए, भाषण समाप्त हुआ तब तक तो कई सारे गहने, कई सारे आभूषण, कई सारे जेवर गांधी जी को मिल गए थे। तब वहीं पर गांधी जी ने उन गहनों की, उन आभूषणों की नीलामी शुरू कर दी, यानी कि अब इससे जो भी पैसा आएगा वह गांधी जी देश सेवा के लिए, यानी कि देश प्रेम के लिए खर्च करने वाले थे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई और सीधी किनके पास गई? गांधी जी के पास गई। उसने एक हाथ की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? देखिए, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं, और गांधी जी जिस प्रकार से देश को अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए हर एक व्यक्ति गांधी जी से बहुत ही प्रभावित था। तो यहाँ कौमुदी ने सीधे ही अपने हाथ की एक चूड़ी उतार दी और गांधी जी से क्या मांगा? हस्ताक्षर मांगा कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर दे दीजिए। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। देखिए, एक चूड़ी उतार कर तो उसने गांधी जी से प्रश्न पूछा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, और गांधी जी तुरंत हस्ताक्षर देने के लिए तैयार हो गए कि लड़की ने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी उतार कर भी उन्हें दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने तुरंत उसे रोका, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने उसे रोका कि तुमने एक चूड़ी दी है, बहुत है, क्योंकि ये चूड़ी सोने की बनी हुई थी, यानी कि आभूषण सारे सोने के थे। दूसरी चूड़ी की आवश्यकता नहीं है। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार भी उतार कर दे दिया। देखिए, इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया और वह भी गांधी जी को दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी को भी यह दृश्य देखकर अचंभा लगा कि लड़की ने एक चूड़ी दी, दूसरी चूड़ी दी, अब गले का स्वर्णहार दे रही है। तो गांधी जी ने उसे रोका और कहा कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना, और उनसे बगैर पूछे तुम इस प्रकार से गहने नहीं दे सकती। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। देखिए, गांधी जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कौमुदी ने, और अपने कानों में जो बूंदे थी वह भी उतार कर दे दी। गांधी जी ने फिर पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तुम अपने सारे आभूषण मुझे दे रही हो।
तो मुझे ये बताओ कि तुमने इन आभूषणों को दान करने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना। तभी कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना। यानी कि उसके पिता कहाँ थे कौमुदी के? वहीं पर थे, उसी मंच पर, वहाँ पर उपस्थित थे। तो किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि आप अभी जो नीलामी कर रहे हैं उसमें जो व्यक्ति मदद कर रहा है वह इस लड़की के पिताजी है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तुम मुझे एक बार ये गहने दे दोगी, फिर दोबारा तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी को भी पता था कि मैं गहने दे दूंगी तो मुझे वापस मिलने वाले नहीं है और मेरे पिता मेरे लिए नए गहने बनाने वाले भी नहीं है। उसके बावजूद उसने इस शर्त को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। अब देखिए, पहले तो गांधी जी सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन कौमुदी ने अपने सारे आभूषण दे दिए। तब गांधी जी ने इस प्रकार से लिखा। क्या लिखा? तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा त्याग था, क्योंकि कई सारी स्त्रियों ने अपने आभूषण दिए, लेकिन किसी ने एक चूड़ी दी, किसी ने दो दी, लेकिन कौमुदी ने तो अपनी चूड़ी, अपना हार और जो कानों की बूंदें थी, ये सारे, यानी कि उसके पास जो भी आभूषण थे, सारे के सारे आभूषण दान में दे दिए। और किस लिए दिए थे? देश प्रेम के लिए दिए थे। और इसलिए गांधी जी को ये कहना पड़ा कि तुम्हारे ये जो आभूषण है उससे बड़ा आभूषण तुम्हारा त्याग है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एक छोटी लड़की अपना देश प्रेम किस प्रकार से जताती है, किस प्रकार से बताती है, और देश प्रेम के कारण अपने सारे आभूषण, यानी कि आभूषण बहुत ही कीमती होते हैं, उसके बावजूद वह गांधी जी को दे देती है। तो इस इकाई, यानी कि इस इकाई का शीर्षक फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ, अनूठे इंसान। यानी कि ऐसे न्यारा इंसान, कि ऐसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे दो पात्रों के बारे में हमने इस इकाई में जाना, और यह जानने का, पढ़ने का मूल आशय तो यह है कि हम अच्छी तरह से हिंदी सीख सकें, और साथ ही साथ नेपोलियन में जिस प्रकार से सच्चाई का गुण है और कौमुदी में जिस प्रकार से देश प्रेम का गुण है, वह हम भी अपने आप में उतारे और इसी प्रकार से हम भी उनके जैसे बने। तो आपको इन दो पात्रों को जानकर और इन दोनों प्रसंगों को पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा, और अब आप भी इनके तरह ही हमेशा अपना दृढ़ मनोबल और दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हमेशा सत्य के पथ पर चलेंगे और देश प्रेम से जुड़े रहेंगे। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।